बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। वो डेहलवानी इलाका था जो मुकम्मल तौर पर बंजर, खुश्क और रेतला था। आसमान के सीने पर बैठा हुआ सूरज भी अपनी पूरी आबोताब के साथ चमकते हुए, दहकते हुए, जलते और सुलगते हुए ज़मीन के खुश्क, बंजर, रेतले, बरहना सीने पर आग बरसा रहा था। उसे बुरी तरह से जला रहा था, दहका रहा था। हर सू खूब सन्नाटे का राज था। दूर दूर तक वीरानी फैली हुई थी। ज़बरदस्त खामोशी। हशरातुल अर्ज़ भी इस सख्त पड़ती हुई सर्दी से बचने के लिए अपनी अपनी पनाह गाहों में ज़ेरे ज़मीन छुपे बैठे थे। ताहम इस इलाके में जहाँ उतराई ख़त्म होती थी वहाँ एक मकान भी था, लकड़ी का बना हुआ एक छोटा सा मकान जिसके चारों तरफ दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी। कारल को उस बेआबो ग्याब इलाके में अंगूर की बेलों से ढका हुआ ये मकान बिल्कुल अजनबी लगा था। चंद लम्हों के तौक़ुफ़ के बाद घोड़े से उतरकर उसने एक निगाह अपने पीछे डाली, मगर अपने पीछे उसे कोई दिखाई ना दिया। मील भर दूर दूर तक सिर्फ खुश्क और स्याह पत्थर ही थे। खूर्द झाड़ियाँ और रेत थी। ये देखकर उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट फैल गई। अब डरने की कोई बात नहीं, उसने घोड़े की पीठ थिपककर अपने आप से कहा। सुबह होने से पहले मैं बहुत दूर पहुंच चुका हूँगा। 2-3 घंटों से पहले लाश के दरियाफ्त होने का कोई इम्कान नहीं था। जब कोई शख्स, बैंक के अमले का कोई फर्द उस जगह पहुंचेगा तो टूटे हुए सैफ के करीब पड़ी हुई वॉचमैन की लाश अपनी खुली आंखें सारी कहानी सुना देगी। उसने सोचा, फिर वो खबीस इंस्पेक्टर पहुंचेगा और एक ही निगाह में फैसला सादिर कर देगा कि ये काल के सिवा कोई और नहीं कर सकता। जुर्म करने का, खसूसन तिजोरियां साफ करने का उसका एक मुनफरिद अंदाज था। उसने फिंगरप्रिंट भी मिल जाएंगे और फिर वो लोग उसके ताक़ुब में चल पड़ेंगे। जिस वक्त उसने बैंक में अपना हाथ साफ किया था उस वक्त उनका हाफ रेस्ट था। कोई है? उसने मकान के अंदर देखते हुए जोर से पुकारा, मगर मकान के अंदर से कोई नहीं निकला। कोई है? कोई है अंदर? उसने एक बार फिर पुकारा। मकान में यकीनन कोई रहता था जिसने बड़ी मोहब्बत से उस वीराने में अंगूर की बेलों को पाला हुआ था। न जाने वो उनके लिए पानी कहाँ से लाता होगा, क्योंकि बारिश उस इलाके में सिर्फ सर्दियों के मौसम में होती थी और वो भी बहुत कम। मकान से आगे सहरा था, बेकिनार रेत का समुंदर। उसने घोड़े को लकड़ी के खोंटे से बांधा और खुले दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। पानी का बड़ा सा मटका देखकर उसे प्यास की शिद्दत का एहसास हुआ। उसने मटके पर रखा हुआ पानी का प्याला उठाया और लबालब भरकर पी गया। दूसरे तीसरे प्याले के बाद उसकी प्यास बुझ गई, मगर उसने एक प्याला और पी लिया। उसने ठंडे पानी के छींटे अपने मुंह पर मारे और जलती हुई आंखों को धोया। पीछे हल्की सी खटखट सुनाई दी और किसी ने उसे गाली दी। यू बास्टर्ड, ये पीने का पानी है। काल ने पलटकर देखा। एक शख्स दरवाजे में राइफल उठाए खड़ा था। उसकी नजरें काल पर बची हुई थी। उसकी एक टांग घुटने से नीचे लकड़ी की थी। चेहरे के कुरहत नकूश उसकी बेरहमी का पता देते थे। आई एम सॉरी, काल ने कहा। मुझे नहीं मालूम था। मैंने 3 प्याले पिए हैं और शायद एक प्याले से मुंह धोया है। मुंह धोने का पानी दूसरी तरफ है, उसने नरम पड़ते हुए कहा। कार्ल उसके पीछे चल पड़ा। मकान के उकबी हिस्से में लोहे के बड़े बड़े डिब्बे थे। फौलादी चादरों के बने हुए 6 फुट लंबे, चौड़े और गहरे चौकोर डिब्बे। कार्ल हैरत से देखता रहा। 2 डिब्बे एक दूसरे के ऊपर रखे हुए थे। 2 उनके साथ कुल 16 डब्बे थे जो लोहे के पाइप के जरिए एक दूसरे से मिले हुए थे। 1 इंच मोटा पाइप निचले हिस्से से निकलकर दूसरे डिब्बे के निचले हिस्से में दाखिल हो जाता था। ऊपर नीचे के डिब्बे भी शायद दरमियान में सुराख करके मिला दिए गए हों। इस तरह वो कुल 16 डिब्बे आपस में मिले हुए थे। व्हाट इज दैट?
कार्ल ने हैरत से पूछा। तो लकड़ी की टांग वाला शख्स मुस्कुराया। इनमें से हर एक में 2000 गैलन पानी आता है। अंगूर की बेलों की हरियाणी इन्हीं से कायम है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि ये आबे बका है। लेकिन इतना सारा पानी तुम कहाँ से लाते हो? कार्ल ने सरसब्ज बेलू की तरफ देखते हुए पूछा। कहीं से नहीं, तुमने देखा होगा, ये मकान नशेब में है, लकड़ी की टांग वाले ने कहा। जब बारिश होती है तो पानी बहकर इर्द गिर्द जमा होता रहता है और मैं रबर का पाइप डालकर पंप चलाता रहता हूँ, जिससे ये डिब्बे भर जाते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा पानी हर रोज बेलू को देता रहता हूँ। इस साल तो अभी तक बारिश नहीं हुई, कार्ल ने कहा और एक टूटी खोलकर मुंह धोने लगा। ठीक कहा तुमने, मगर बारिश कब हो जाए कुछ पता नहीं। लकड़ी की टांग वाले ने राइफल का सहारा लेकर कहा, मेरा नाम डाक है और तुम कौन हो? मेरा नाम कार्ल है, कार्ल ने रुमाल से हाथ मुंह खुश करते हुए कहा। फिर वो दोनों अंदर चले गए। बाहर रफ्ता रफ्ता शाम के साए फैलने लगे थे। सूरज भी आसमान के सीने पर से फिसलता हुआ मगरिब में पहुंच चुका था। मैं 20 साल से यहाँ अकेला रहता हूँ, डाक ने कहा। इस तवील अरसे में बहुत सारे मुसाफिर उधर से गुजरे होंगे। रेगिस्तान को अबूर करने से पहले वो सब मेरे पास रुके हैं। ये रेगिस्तान से पहले आखिरी मकान है, कार्ल ने इकरार किया। यहाँ पहुँचते पहुँचते शाम हो जाती है। हाँ, रात को मैंने हर मुसाफिर को अपने पास मेहमान रखा है, खाना खिलाया है और सुबह इतना पानी देकर रुखसत किया है कि वो आसानी से 100 मील का रास्ता तय कर सके, डाक ने कहा। उनमें से आधे मुजरिम थे जो कानून से बचकर भाग रहे थे, मगर मुझे क्या? वो अस्टू जलाते हुए बोला। कार्ल उसे हैरानी से लकड़ी की टांग के सहारे चलते फिरते देखता रहा। उसने खाना निकाला और स्टोव पर पानी उबलने के लिए रख दिया। जितनी देर में हम खाना खाएंगे काफी के लिए पानी उबल जाएगा, डाक ने कहा। बैठे क्यों हो? कम ऑन, खाना शुरू करो। लेकिन कार्ल सीधा बैठा रहा। वो सख्त भूखा था, मगर डाक के सलूक ने उसे जज्बाती कर दिया था। डाक, तुम ये सब किस लिए कर रहे हो? मैं तुम्हें बताऊं कि मैंने एक बैंक लूटा है और चौकीदार को कत्ल करके भाग आया हूं। कल तक पुलिस मेरे ताकुब में यहां तक पहुंच जाएगी। डाक उसे खामोशी से देखता रहा। फिर वो सर हिलाते हुए बोला, मुझे मालूम है, मगर मैं ये सब अपने बाप की खातिर करता हूँ। बाप की खातिर? कार्ल ने ताज्जुब से पूछा। उसके हुक्म पर। नो, तुम खाना खाओ, मैं बताता हूँ, डाक ने कहा। कार्ल ने हाथ बढ़ाकर गोश्त का एक टुकड़ा उठा लिया। दरअसल मेरा बाप रेगिस्तान में भूख और प्यास से मर गया था, डाक ने कहा। यहाँ से सिर्फ 5 मील दूर। लुकमा कार्ल के हलक में जैसे अटक सा गया। सिर्फ 5 मील दूर? यस, डाक बोला। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि वो मेरे घर से 5 मील दूर है। सहरा में फासले और सिमत का कोई अंदाजा नहीं होता। डाक अफसुर्दा सा हो गया। ये बात तो मुझे उसकी लाश उठाकर दफन करते हुए मालूम हुई। तुम्हें किसने इतला दी उसकी मौत की? गद्दू ने। मैंने उन्हें आसमान पर चक्कर लगाते देखा तो समझ गया कि कोई मुसाफिर मर गया है। मैं न पहुंचता तो गिद्ध उसके जिस्म पर से सारा गोश्त नोच कर खा जाते। मैंने उसे वहीं रेत में दफन कर दिया। अब तो उसकी हड्डियां भी ना होंगी, डाक ने बताते हुए कहा। ये लो, पनीर खाओ। वो सहरा में क्या लेने गया था? कार्ल ने पनीर का टुकड़ा उठाते हुए पूछा। वो वापस आ रहा था। 20 साल पहले किसी ने मेरी माँ को कत्ल कर दिया था। वो कोई अजनबी नहीं था, मेरी माँ का आशना था जो जान बचाकर निकल गया था। सहरा को अबूर करके मेरा बाप उसके ताकू में गया और उसे ठिकाने लगाने के बाद वापस आ रहा था कि भूख और प्यास से मर गया, डाक ने अफसुर्दा लहजे में कहा। बड़ी अजीब बात है, इतना तवील सफ़र करने और इतनी मुसीबत उठाने के बाद आदमी अचानक मर जाए। डाक कुछ न बोला। वो उठा और एक दरवाजे से अंदर चला गया। वो वापस आया तो उसके हाथ में शराब से भरे हुए 2 गिलास थे। ये पीकर देखो, 11 साल पुरानी शराब है। अंगूरों से शराब कशीद करना मुझे मेरे बाप ने सिखाया था, वो बोला। सहरा में आदमी अचानक नहीं मरता, डाक ने गिलास से एक घूंट भरकर कहा। कार्ल दहशतज़दा होकर उसकी बात सुनता रहा। डाक ने अपनी सर्द बेहिस नजरें उठाई, फिर बोला, मैंने अपने बाप को देखा था। कुर्ब से उसका चेहरा मसे हो चुका था। साफ मालूम होता था कि वो दीवानों की तरह चीखता चिल्लाता, जमीन खोदता, पानी पानी पुकारता मरा था।
پھر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنی ساری عمر یہیں بسر کر دوں گا. میرے گھر سے گزر کر جانے والا بھوک اور پیاس سے کبھی نہ مرے گا. صحرا کو عبور کرنے کے بعد پھانسی کا پھندا اس کے گلے میں پڑتا ہے تو پڑ جائے. وہ موت اتنی عذابناک نہیں ہوگی. ڈاگ نے ابلتا ہوا پانی اسٹو پر سے اتارا اور کافی بنانے لگا. باہر شام ہو چکی تھی. سورج نے مغرب کی اوٹ میں اپنا چہرہ چھپا لیا تھا. نیم تاریک آسمان پر ستارے روشن ہو رہے تھے. یوں ہی وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے کب بے ہوش ہوئے کچھ پتہ نہ چلا. کارل بھی گدھے بیچ کر پرسکون نیند کی وادیوں میں اترتا چلا گیا. اسے کچھ ہوش نہیں رہا تھا. پھر کئی گھنٹوں کے بعد اچانک فائر کی آواز سے کارل ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا. فائر کی گونجدار آواز نے اسے بری طرح سے ہلا کر رکھ دیا تھا. سورج مشرق کے سینے میں سے اپنا سر ابھار رہا تھا. صبح کی سفیدی چاروں طرف پھیل چکی تھی. کارل پر خطرے کا احساس غالب آ گیا اور وہ باہر بھاگا. صبح ہو چکی تھی اور ڈاک غائب تھا. وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ رات کو پھر خواب خرگوش کے مزے لیتا رہا اور تعاقب کرنے والے کچھوے کی طرح چلتے ہوئے سر پر آ پہنچے. پچھتاوے اور مایوسی کے عالم میں اس نے فرار کے سارے راستوں کو مسدود رکھا. اس نے خود کو پانی کے ڈبوں کے درمیان چھپا لیا. پھر اسی وقت کارل کو ڈاک کی آواز سنائی دی. کارل، یہ دیکھو، ناشتہ اپنے پیروں پر چل کر صبح ہی صبح ہمارے پاس آ گیا. اس کی آواز دوسری طرف سے آئی تھی جدھر انگور کی بیلیں تھی. کارل پانی کے ڈبوں کے پیچھے سے نکلا اور مکان میں داخل ہوا. دوسرے دروازے سے لکڑی کی ٹانگ سے فرش کو بجاتا ڈاک اندر آیا. اس کے ہاتھ میں ایک رائفل تھی اور دوسرے ہاتھ سے ایک خرگوش کے بے جان جسم کو ٹرافی کی طرح اٹھائی کھڑا تھا. تمہارا ناشتہ بہت اچھا ہے، کارل نے کہا اور تعریفی نظروں سے اس کی رائفل کو دیکھا. ڈاک مسکرایا اور بولا، میں ہمیشہ سر کا نشانہ لیتا ہوں. جانور کو پتہ بھی نہیں چلتا اور گوشت بھی خراب نہیں ہوتا. ڈاک نے رائفل کونے میں کھڑی کی اور خرگوش کی کھال اتارنے لگا. ناشتے میں بنے ہوئے گوشت نے بڑا مزہ دیا. 11 سال پرانی شراب کا ایک گلاس اور کافی کا مہکتا ابلتا مگ پی کر وہ سفر کے لیے تر و تازہ ہو گیا. ڈاک نے برتن سمیٹے اور باورچی خانے میں لے گیا. کارل نے کونے میں رکھی ہوئی ڈاک کی رائفل اٹھائی. پھر وہ پانی کا مشکیزہ لے کر باہر نکلا اور گھوڑے پر زیب کسنے لگا. اتنے میں ڈاک اسے گڈ بائی کہتے باہر نکلا. ڈاک، کارل نے رائفل اٹھاتے ہوئے کہا، میں تمہاری زندگی تمہیں بخشتا ہوں کیونکہ میں تمہاری مہمان نوازی کا شکر گزار ہوں. اس نے رکا ڈاک کے منجمد چہرے اور ٹھہری ہوئی آنکھوں کی پتلیوں کو دیکھا. لیکن ایک زندگی میری اپنی بھی ہے جو میں تمہیں نہیں دے سکتا. اس کی حفاظت مجھے خود کرنا ہوگی. ڈاک بولا، میں نے بہت سے خطرناک مجرموں کو مہمان رکھا ہے لیکن ان میں سے ایک بھی تمہاری طرح کمینہ ثابت نہیں ہوا. میں کمینہ ہوں، بٹ اتنا نہیں جتنا تم سمجھ بیٹھے ہو. میں نے کہا نا کہ تمہاری زندگی پر میں ہاتھ نہیں ڈالوں گا. اس نے رائفل سے اشارہ کیا. آگے چلو عقبی حصے میں. حیرت زدہ ڈاک پلٹا اور دھیرے دھیرے لکڑی کی ٹانگ کے سہارے لوہے کے ان ڈبوں کی طرف چلنے لگا جن میں انگور کی بیلوں کے لیے آب بقا پڑا ہوا تھا. یہ تمام پانی اس علاقے میں ہر کسی کے لیے آب بقا تھا. ڈاک نے سرد لوہے کی دیوار کا سہارا لیا اور کارل کی طرف دیکھا جو رائفل سے 10 قدم دور رک گیا تھا. بات یہ ہے ڈاک کہ دوپہر تک کسی بھی وقت پولیس میرے تعاقب میں یہاں پہنچے گی. اس سے آگے صحرا ہے. میں اس وقت تک کافی آگے نکل چکا ہوں گا. اگر پولیس کو پانی مل گیا تو وہ میرا تعاقب جاری رکھے گی، لیکن پانی نہ ملا تو وہ یہیں سے لوٹ جائیں گے. کارل نے رائفل سے نشانہ لیا اور ایک ڈبے کے نچلے حصے میں سوراخ کر دیا. مطلب یہ کہ میں پانی کے ذخیرے کو اپنی زندگی کے دشمنوں کے لیے نہیں چھوڑ سکتا. کتے کمینے، ڈاک نے چلا کر کہا. یہ میری انگور کی بیلوں کی زندگی کا سوال ہے. اس پانی کو، اس ذخیرے یعنی آب بقا کو مت ضائع کرو. انگور کی بیلوں کی زندگی کو میں اپنی زندگی پر ترجیح نہیں دے سکتا. کارل نے دوسرے ڈبے میں سوراخ کرتے ہوئے کہا. پانی صحرا کی ریت میں جذب ہونے لگا تھا. ڈاک دیوانہ وار دوڑا اور اس نے ایک سوراخ کے سامنے ہتھیلی رکھ دی. کارل نے تیسرے ڈبے میں سوراخ کر دیا اور وہ ادھر بھاگا. چوتھے ڈبے میں گولی لگی تو وہ لڑکھڑا گیا. اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے. سور کے بچے، حرام زادے، ڈاک دھارے مار مار کر رونے لگا. میں نے انہیں بڑی محبت، بڑی محنت سے پروان چڑھایا تھا. مجھے معاف کرنا ڈاک، کارل نے کہا. گھبراؤ نہیں، بارش ضرور ہوگی. تمہارے پاس پانی جمع ہو جائے گا. تم پھر بیلے لگا لینا، مگر اس وقت تم میرے سامنے سے ہٹ جاؤ ورنہ تمہارا خون میری گردن پر نہ ہوگا.
फिर एक एक करके उसने 8 डिब्बों के निचले हिस्सों में छेद कर दिया। उनके ऊपर रखे हुए डिब्बों का भी पानी निचले डिब्बों में पहुंचने लगा और बहने लगा। उसने सोचा, फिर वो आराम से बैठ गया। पानी की नमी रेत में यूं फैलती जा रही थी जैसे सफेद चादर पर होंठ का दाग फैलता है। रफ्ता रफ्ता पानी का धार सुस्त पड़ने लगा। रेत दूर दूर तक उस पानी को पी रही थी। डाक पत्थर का बुत बना बैठा रहा। अंगूर की बेलें अपने लहू को कतरा कतरा रस्ते देखती रही। ऑल राइट पर्सन, कॉल ने खड़े होते हुए कहा, मैं अब चलता हूँ। डाक ने मरे हुए अंदाज में सर हिलाया। गुड बाय एंड गुड लक। मैं तुम्हें कत्ल तो कर सकता हूँ मगर तुम्हारी तरह कमीना नहीं बन सकता कार्ल। फिर वो अंदर गया और कागज में गोश्त का एक टुकड़ा लपेटकर बाहर निकला। इसे दोपहर तक खा लेना वरना यह खराब हो जाएगा। उसने पैकेट कार्ल की तरफ उछाला। उसका लहजा बिल्कुल सपाट था और आंखें लाश की तरह बेजान लगती थी। थैंक यू डाक, मैं शर्मिंदा हूँ मगर मैं मजबूर था, मुझे मुआफ कर देना। डाक ने पानी का मशकेज़ा लेकर उसकी तरफ बढ़ाया, फिर अंदर चला गया। थोड़ी देर के बाद वो बड़ा हुआ मशकेज़ा लेकर आया और घोड़े के पास रख दिया, फिर पीछे हट गया। कार्ल ड्राइवर का रुख उसकी तरफ किए खड़ा था। फिर वो आगे बढ़ा और उसने मशकेज़े को ज़ेन के साथ बांध दिया। फिर अचानक घोड़े पर बैठा और रवाना हो गया। आगे चढ़ाई थी। घोड़ा सुस्त रफ्तारी के साथ आगे बढ़ रहा था। सुबह के 10 बजे थे लेकिन सूरज की किरणें उसके बदन में आग सी लगा रही थी। 4 फरलांग का फासला तय करने के बाद उसने राइफल को गैर जरूरी समझकर फेंक दिया। डाक इस वक्त भी अंगूर की बेलू के साए में बुत की तरह खड़ा नजर आ रहा था। 1.5 मील बाद चढ़ाई खत्म हो गई और रेत का एक समुंदर उसकी नजरों के सामने फैल गया जिसमें छोटे मोटे टीले मौजू की तरह लगते थे। आखिरी बार उसने इस प्याले नुमा सहराई वादी को पलटकर देखा जिसके वस्त में अंगूर की बेलू से ढका हुआ लकड़ी का वो मकान एक सरसब्ज गुलदस्ते की तरह था और अपनी जगह मुंजबिद होकर रह गया। डाक अपनी लकड़ी की टांग पर चलता हुआ 4 फरलांग का फासला तय कर चुका था और रेत में पड़ी हुई राइफल उठा रहा था। जरा सी देर के लिए खौफ ने उस पर गलबा किया, फिर वो हंसा, घोड़े को एड़ लगाई और आगे बढ़ गया। लंगड़ा डाक भला घोड़े का क्या मुकाबला करता। चलते चलते अचानक दोपहर के बाद घोड़ा लड़खड़ाया और गिर पड़ा। उसके मुंह से झाग निकलने लगा और उसके ऊपर गर्म रेत उड़ने लगी। कार्ल बेबसी से उसे मरता देखता रहा। गलती उसकी अपनी थी। उसने गुज़िश्ता रात से अब तक सिर्फ अपना पेट भरा था। घोड़े को उसने कुछ खाने को दिया नहीं था और न ही पीने को दिया था। अभी उसने सिर्फ 10 मील का फैसला तय किया था और 90 मील उसके सामने था। पैदल चलकर उस फासले को अबूर करने के लिए उसे कम अज कम 9 दिन सफर करना था। घोड़े पर शायद वो ये फासला 3 दिन में तय कर लेता। उसके पास 5 दिन की खुराक थी। वो अगर थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करे तो 2 दिन खींच सकता था। लेकिन पानी, उसने मशकेज़े की तरफ देखा। पानी भी चल सकता था। दिन भर में सिर्फ 2 गिलास और उस मशकेज़े में कम अज कम 20 गिलास तो ज़रूर होंगे। उसने सोचा वापसी नामुमकिन है। कहीं 7-8 मील पीछे डाक अपनी लकड़ी की टांग और राइफल लिए आ रहा होगा। दाएं बाएं जाने में राह से भटकने का डर था। जिंदगी की उम्मीद आगे सफ़र करने में थी। उसने मुर्दा घोड़े पर एक नज़र डाली और नए अज़म के साथ रवानगी के लिए तैयार हो गया। उसका हलक खुश्क हो रहा था। चलने से पहले उसने मशकेज़ा उठाया। थोड़ा सा पानी पी लेने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन पहला घूंट लेते ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो धम से रेत पर बैठ गया। उसके जिस्म का रवां रवां पानी के लिए सदा देने लगा, मगर मशकेज़े में तो पानी की जगह शराब भरी हुई थी। 11 साल पुरानी आतिश सियाल जिसे डाक ने अंगूरों से कशीद किया था। फिर वो उठा और रेत पर दौड़ने लगा। उसकी कमर से लटका हुआ थैला बार बार उसके पहलू से टकराता और अपने वजन के बाइस कार्ल के लिए उलझन पैदा कर रहा था। उसने थैले से नोटों की एक घड्डी निकाली। 1000 नोट, $10,000। उनके ऊपर रबड़ का पतला सा छिल्ला चढ़ा हुआ था। उसने रबड़ उतारा और गड्डी को उछाल दिया। नोट लहराते हुए नीचे आए और रेत पर बिखर गए। वो कहकहा मारकर हंसा और चंद कदम बढ़ाए। दूसरी गड्डी को उसने ज्यादा कुव्वत से ऊपर उछाला। कागज के पुर्जे डगमगाटे धोलते जमीन की कशिश से नीचे आने लगे। वो फिर कहकहा मारकर हंसा और आगे भागा। सांस उखड़ने लगा तो उसने तीसरी गड्डी निकाली। नोटों की एक और बारिश हुई। उसे बड़ा लुत्फ आया। वो गिरते हुए नोटों के नीचे दौड़ता गया। उसने चौथी गड्डी निकाली और उसने नोटों को फाड़ फाड़ कर पुर्जे उड़ाने लगा। बाकी नोट उसने बेदिली से उछाल दिए। $1,00,000 के नोट रेत पर बिखरने के बाद उसकी हिम्मत जवाब दे गई।
اس نے گلے سے تھیلا اتار کر پھینک دیا۔ اب شام ہو چکی تھی، حلق خشک ہو رہا تھا اور زبان تالو سے چپک گئی تھی۔ چند قدم چل کر وہ ریت پر گر پڑا۔ اس نے اپنی جیکٹ کو پھینک دیا اور آگے چل پڑا۔ پھولی ہوئی سانس کے باوجود اس نے اپنا توازن قائم رکھنے کی کوشش کی، مگر اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا پھیل گیا اور وہ گر پڑا۔ ریت اس کے ننگے بدن کو انگاروں کی طرح جلانے لگی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اچانک اسے دائیں بائیں پانی نظر آیا جو اسے موت کے منہ سے بچا سکتا تھا، جو اس وقت اس کی زندگی کے لیے امرت سے کم نہیں تھا۔ صاف شفاف اور ٹھنڈا پانی جو ایک جھیل میں بھرا ہوا تھا۔ پانی، وہ خوشی سے چلایا۔ چند قدم دوڑنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ وہ غلط سمت دوڑ رہا ہے۔ پانی کی جھیل دائیں طرف رہ گئی ہے۔ وہ سمت بدل کر دوڑا، گرا، پھر اٹھا اور بھاگا تو جھیل کی سمت بدل گئی تھی۔ وہ پھر بائیں جانب مڑا اور بھاگا، دائیں جانب اور ذرا دائیں طرف۔ تھوڑا سا اور پانی اس کی بازگشت ریگ زار کی بے وجود دیواروں سے ٹکرا کر لوٹی۔ ریت میں گر گرا کر اس نے اپنا منہ دونوں ہاتھوں سے چھپا لیا اور اچانک اسے ریت کی ٹھنڈک کا احساس ہوا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے تھوڑی سی ریت کریدی اور اس میں منہ چھپا کر پانی کی خوشبو سونگھنے لگا۔ ہاں، یہ خوشبو پانی کی ہے، سرد میٹھے پانی کی۔ وہ دیوانہ وار دونوں ہاتھوں سے ریت کھودنے لگا۔ شاید آدھی رات گزر چکی تھی۔ اس نے گڑھے میں آنکھ کھولی تو سر پر سے آسمان غائب ہو چکا تھا۔ وہ اپنی قبر میں کلبلایا، نہیں، ابھی تو میں زندہ ہوں۔ یقین کرنے کے لیے اس نے ریت کو چاٹ کر دیکھا، پانی۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ ریت میں پانی کی نمی تھی، تھوڑا سا اور کھودنے کی ضرورت تھی۔ وہ اپنے پنجوں سے صحرا کا سینہ چیرنے لگا، پھر اسے سیال پانی کے قطرے انگلیوں کی پوروں پر محسوس ہوئے اور اس نے انگلیوں کو چاٹ کر دیکھا۔ پانی تو تھا مگر اس کا ذائقہ نمکین تھا۔ وہ انگلیوں کو چوستا رہا یہاں تک کہ نمکین سرخ پانی کا ایک ایک قطرہ خشک ہو گیا۔ ٹارچ کی روشنی میں ڈاک بکھرے ہوئے نوٹوں کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھا۔ پانی کا ایک قطرہ اس کے منہ پر پڑا، پھر دوسرا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، صحرا پر تحد نگاہ بادل پھیلے ہوئے تھے۔ وہ مسکرایا، سوراخوں کو تو وہ بند کر لے گا، بس بارش اتنی ہونی چاہیے کہ اس کے سارے ڈبے بھر جائیں۔ رائفل لیے وہ آگے بڑھا۔ نوٹ اس کے گرد کاغذ کے پرزوں کی طرح پھیلے ہوئے تھے اور پانی کی بوندیں ان کرارے کاغذ پر گر رہی تھی۔ بارش تیز ہو گئی۔ اچانک ڈاک نے گڑھے میں کال کو پڑے دیکھا، پھٹے ہوئے کپڑوں اور زخمی ہاتھوں کے ساتھ انگلیوں کے پوروں پر سے گوشت اتر گیا تھا اور لہو اس کے ہونٹوں پر جم گیا تھا۔ وہ کچھ دیر اس کو دیکھتا رہا۔ پانی اب اس کی قبر میں جمع ہو رہا تھا۔ پھر اس نے رائفل کے دستے سے گڑھے میں گیلی ریت ڈالنی شروع کر دی۔ ریت بہہ بہہ کر گڑھے میں جانے لگی۔ کچھ دیر کے بعد گھڑا باقی صحرا کی طرح برابر ہو گیا۔ ڈاک چند لمحوں تک اس کی قبر کو دیکھتا رہا، پھر ایک طویل سانس لے کر مڑ گیا۔ اسے ابھی تک بہت دور جانا تھا اور پھر یہ بھی تو تھا کہ اس کی پرور انگور کی بیلیں اس کا انتظار کر رہی تھی، صرف اس کا، جو ان کے لیے ہر سال آب بقا جمع کرتا تھا۔